हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप लोग जानते होंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो यूपीएससी 2026 है इसके लिए पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, जो अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। बाकी जिसको आंसर आता है वो क्या वीडियो को पोस्ट करके अपना आंसर भी दे सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, पुनर्संयोग डीएनए प्रौद्योगिकी यानी कि आनुवांशिक जो इंजीनियरिंग है जीन को रूपांतरित होने देता है। तो किस में रूपांतरित होने देता है? पौधों से विभिन्न जातियों में, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? जंतुओं से पौधों में, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? सूक्ष्म से उच्चतर जीवों में। तो आप लोग जानते होंगे जो डीएनए होता है निम्न से उच्च जीवों में और उच्च जीवों से निम्न जीवों में ट्रांसफर किया जा सकता है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा डी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन है वो भी सारे के सारे यूपीएससी पीवाईक्यू हैं ये, और उनको हम लोग सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सा टैटू। तो देख रहे होंगे टैटू बनवाने के द्वारा यानी कि व्यवहारिक क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी का पूछ रहा है व्यवहारिक क्वेश्चन पूछता है, जो कि एक नॉर्मली बल्कि सामान्य स्तर पर आपने पढ़ाई की है तो आप आराम से इसका क्या उत्तर दे पाएंगे। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है। तो इसमें बताना है कि यानी कि ऐसी कौन सी बीमारी होती है जो टैटू के द्वारा संचारित होती है। टैटू का मतलब आप सीधे समझ सकते हैं, यानी कि रक्त के द्वारा संचारित होती है। तो चिकनगुनिया का, चिकनगुनिया हमारा रक्त के द्वारा संचारित होता है क्या? या यकृत शोथ बी यानी कि जो हमारा हाइपेटाइटिक्स बी होता है, क्या वो होता है? या फिर HIV एड्स, क्या ऐसा होता है? तो आप लोगों को पता होगा हमारा जो चिकनगुनिया होता है वो मच्छर के द्वारा होता है, ना कि इसके द्वारा होता है। तो इसका मतलब ये हमारा गलत हो जाता है। जब आप एक को काटेंगे तो आराम से आप तुरंत आंसर तक पहुँच गए। तो आपको पता होना चाहिए जो हाइपेटाइटिक्स बी होता है यानी कि यकृत शोथ बी होता है, जे भी टैटू बनवाने से एक तरीके से हो सकता है। अगर मतलब कि एक तरीके से यूज़ की हुई सुई को ही अगर बार बार यूज़ किया जाता है तो उससे हो जाता है। वहीं जो HIV होता है वो भी हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसी प्रकार से आपको क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। निम्नलिखित खनिजों पर विचार करना है। क्या निम्नलिखित खनिज हैं उनके ऊपर विचार करना है। उपयुक्त जो खनिजों में से उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में मांसपेशियों के संकुचन यानी कि संकुचन जो होता है के लिए किसकी या किनकी आवश्यकता होती है, यानी कि इनमें से किन जो खनिज है इनकी आवश्यकता मांसपेशियों के संकुचन के लिए होती है। क्या कैल्शियम, लोहा या सोडियम, इनमें से कौन सा सही होगा? तो एक दो तीन, एक तीन या फिर एक दो तीन। तो आप लोगों को पता होगा सारे सारे खनिज क्या है इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक दो तीन। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा 1 2 3, यानी कि कैल्शियम, लोहा और सोडियम सारे सारे मांसपेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या शीत कोष्ठ यानी कि जो हमारा कोल्ड स्टोरेज होते हैं में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्यों होते हैं? तो आपको बताना है कि जो अपने कोल्ड स्टोरेज होता है उसमें जो फल भरे जाते हैं वो अधिक समय तक चलते हैं, ऐसा क्यों होता है? सूरज की रोशनी नहीं पड़ती क्या, इसलिए होता है? आप लोग देख रहे हैं अगर 2013 से लगा करके आप 25 तक जितने भी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आए हैं लगभग एक तरीके से व्यवहारिक साइंस को ध्यान में रखते हुए पूछे गए हैं। अगर आपने थोड़ा सा एक तरीके से माइंडसेट को सही से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो आराम से आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भी कई बार देखा होगा आपने कि कुकर को लेकर के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर एक तरीके से जो एक होता है बंदर है उनकी स्पीसीज को लेकर के, या फिर जो भी मतलब कि एक तरीके से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। पानी को लेकर के एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार से मतलब कि एक तरीके से व्यवहारिक साइंस को लेकर के यूपीएससी का एक अच्छा क्वेश्चन बनाती है। तो इसमें पूछा गया जो शीत कोष होते हैं उसमें क्या फल अधिक समय तक क्यों एक तरीके से चलते हैं? क्या सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी तो क्या मतलब कि फल ज़्यादा समय तक चलेंगे? तो ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाती है, तो क्या ऐसा कुछ होता है? श्वसन की दर घटा दी जाती है, आर्द्रता बढ़ा दी जाती है। तो हो सकता है मतलब कि थोड़ा सा जो मतलब कि क्वेश्चन तो मतलब कि ईजी है, पर इसके जो एग्जाम्पल यानी कि विकल्प भी बनाए गए हैं वो काफ़ी एक तरीके से पास हैं और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी है। तो इसमें मैं आपको सीधे सीधे राइट आंसर बता देता हूँ, जिसका राइट आंसर क्या होगा, श्वसन की जो दर होती है वो घट जाती है, यानी कि जो श्वसन होते हैं यानी कि जो फल होते हैं उनमें क्या श्वसन होता है जो वो कम हो जाता है, इसलिए उनका क्या एक तरीके से लाइफ टाइम बढ़ जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, साइकिल और कारों में वॉल वायरिंग का प्रयोग होता है, क्यों? अब देख रहे हो ये भी एक तरीके से व्यवहारिक साइंस को लेकर के क्वेश्चन बनाया गया है। तो पहिया और धुरी के बीच स्पर्श यानी कि संस्पर्श का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है। पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का जो प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है। पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। उपयुक्त कथन में से कोई नहीं, मतलब कि सभी कोई भी सही नहीं है। तो आप अगर इसमें थोड़ा सी कॉमन सेंस इस चीज़ को यूज़ करें कि बॉल वायरिंग का यूज़ क्यों किया जाएगा, अगर यानी कि अगर
जो एक तरीके से फ्रिक्शन होता है यानी कि जो घर्षण होता है उसको कम करने के लिए। और घर्षण कम कब होता है, जब क्या होता है, क्षेत्रफल यानी कि जो प्रभावी क्षेत्रफल होता है जब कम होता है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, सी। पहिया और धुरी के बीच जो संस्पर्शी जो प्रभावी क्षेत्र होता है जो घट जाएगा, इसलिए क्या उसका जो घर्षण होता है यानी कि एक तरीके से फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया हमारा, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार करना है। उपयुक्त में से दृष्टिभ्रम का मतलब होता है यानी कि कौन सी सही, एक तरीके से दृष्टिभ्रम का मतलब है कि वास्तव में नहीं होता है परंतु हमें दिखाई देता है। तो गोधूली में सूर्य का आमाप यानी कि गोधूली जो होती है उसमें सूर्य का आमाप यानी कि जब सूर्य का दिखाई देना सही है या फिर गलत है। तो आप लोग जानते हैं ये भी हमारे क्या भ्रम होता है, यानी कि जब सूर्य एक तरीके से छिप चुका होता है फिर भी क्या थोड़ी सी एक तरीके से रोशनी दिखाई देती है, उससे बात कर रहा है। उषा काल में सूर्य का रंग, तो उषा काल में जो सूर्य का रंग होता है वो भी एक तरीके से कहीं न कहीं लाल दिखने लगता है, तो यानी कि रंग बदल जाता है। परंतु आप जानते होंगे सूरज का रंग तो सेम टू सेम एक सा ही रहता है, तो यानी कि 1 और 2 हमारा सही होगा। ऊष्मा में चंद्रमा दिखाई देना, तो ऊष्मा में चंद्रमा दिखाई देना यानी कि ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा जिस कलर में होता है वो वैसा मतलब कि हमेशा ही दिखता है, कोई उसका रंग अलग नहीं दिखता। आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये भी क्या होता है हमारा दृष्टि भ्रम होता है, यानी कि 1, 2 और 3 उसके बाद में आकाश में ध्रुव तारा का दिखना, तो ये भी हमारा क्या है दृष्टि भ्रम नहीं है, क्योंकि आकाश में जो ध्रुव तारा होता है वो वास्तव में ही होता है। तो 5वां जब काटेंगे आप तो उसके बाद में क्या 1 और 2 किस में हमारा था, दोनों में है। 4 किस में हमारा, तो 4 हमारा इसमें है, यानी कि सी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्यों, क्योंकि यानी कि जो पौधे होते हैं प्रतिरोपित यानी मतलब कि उखाड़ के दूसरी जगह जब बढ़ाए जाते हैं तो वो क्यों नहीं बढ़ते हैं, यानी कि कभी कभी क्या होता है जो पौधे अगर आपने जैसे कि यहाँ पे कोई पौधा गड़ा हुआ है उसको उखाड़ के आप जब यहाँ पे गड़ाते हैं तो कभी कभी नहीं बढ़ता है, ऐसा क्यों होता है यही पूछा गया है। नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं मिलते हैं, क्या ऐसा है कि नई मिट्टी में खनिज पदार्थ नहीं मिलेंगे, तो ऐसे तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि एक गमला बना लें उसमें आप अपनी तरफ से डाल दें, फिर भी तो दिक्कत हो सकती है, इसका मतलब ये तो हमारा नहीं होना चाहिए। अधिकांश मूल नई मिट्टी के अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं, तो नई मिट्टी को अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं, ये भी कुछ बात सही नहीं लगी। प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रूप नष्ट हो जाते हैं, हाँ ये कहीं ना कहीं व्यवहारिक लग रहा है और समझ में भी आ रहा है, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो पत्तियां तो हम संभाल के कुछ भी कर सकते हैं, तो ये कुछ मतलब कि सही नहीं है। अगला क्वेश्चन आता हमारा प्रकृति से ज्ञात बलों यानी कि प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो आपको बोला गया सही नहीं है, यानी कि 4 प्रकार के जो बल होते हैं उनके बारे में बात की, इनमें से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे बात की जाएगा सबसे ज़्यादा प्रबल बल कौन सा है, तो आप जानते होंगे प्रबल नाभिकीय बल सबसे अधिक प्रबल होता है। सबसे दुर्बल कौन सा होता है आपका, गुरुत्वाकर्षण होता है, तो और सबसे अधिक दूरी तक कौन जाता है, गुरुत्वाकर्षण जाता है, और सबसे कम दूरी तक कौन सा जाता है हमारा, प्रबल नाभिकीय बल जाता है। अभी बात आती है कि कौन सा सही नहीं पूछा गया, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो बता दी, कहीं ना क्योंकि कभी ना कभी हो सकता है इसको लेकर ही क्वेश्चन बन जाए। गुरुत्व बल चारों बलों में प्रबल होता है, तो देख रहे होंगे यानी कि विकल्प भी उसी प्रकार से बना दिए गए हैं। तो गुरुत्व बल क्या होता है, सबसे कम होता है, मैंने अभी जस्ट बताया था, यानी कि एक हमारा गलत हो जाता है। विद्युत चुंबकीय बल सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी कि केवल विद्युत आवेश वाले कणों पर ही क्रिया करें। एक मिनट मैंने थोड़ा सा मिस्टेक बोल दी। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मैंने देख रहा हूँ यहाँ पे कितना डार्क करने के बावजूद भी मैं भूल रहा हूँ, तो आपको क्या निकालना है, सही नहीं है, तो आपको गलत ही ढूंढना है, यानी कि इसका मतलब क्या हमारा ए वाला ही सही हो जाएगा। क्या है, चारों बलों में सबसे प्रबल कौन सा हमारा, प्रबल नाभिकीय बल है, तो बाकी ये 3 है, क्या 3 के तीनों सही हैं। तो जो विद्युत चुंबकीय जो बल होता है सिर्फ विद्युत आवेश वाले जो कण होते हैं उन पर ही क्रिया करता है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटन क्या लिखा, विघटनाविकता का कारण है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रों में प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों को धारित करते हैं कि यह रहता है। ठीक है, अभी चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, फिर से पूछा गया सही। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए, कभी कभी बीच में क्या है नहीं वाले भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि अभी हम लोग जस्ट इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक करने जा रहे थे। विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिकांश एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या विषाणुओं में एंजाइम नहीं पाए जाएंगे। विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, तो संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको छोटी सी बात ये बताना चाहूँ, संश्लेषित माध्यम का मतलब है प्राकृतिक माध्यम में, तो आप लोग जानते हो कि जो विषाणु होते हैं, विषाणु का मतलब क्या था, वायरस,
वायरस को जो संवर्धित करने के लिए एक तरीके से मीडियम की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, दूसरा वाला गलत हो जाता है। इसको लेकर के यूपीएससी ने 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा है केवल इसी टॉपिक, इसी पॉइंट को लेकर के। तो आपका 2 वाला अगर गलत हो जाता है तो आप यहाँ पे इसको काट सकते हैं और इसको काट सकते हैं। उसके अंदर विषाणुओं का एक जीव से दूसरे जीव में संचारण केवल जैविकीय संवहन के द्वारा ही होता है। तो जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको इसके बारे में बताया, वैसा ही इसमें तीसरे में बोला गया। तो जैविकीय माध्यम से होता है क्या, मतलब कि 1 मिनट यहाँ पे टिक नहीं लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप लोग जानते हैं जो विषाणु होता है केवल क्या जैविकीय माध्यम से ही होते हैं। आप लोग जानते होंगे कहीं ना कहीं क्या होता है, मिट्टी के द्वारा, धूल के द्वारा या फिर किसी वस्तु के द्वारा भी एक तरीके से वायरस जो है फैल सकता है। तो इसका मतलब हमारा तीसरा वाला गलत हो जाता है। अगर आप तीसरे वाले को ही पकड़ लेते हैं फिर भी आप आंसर तक पहुँच जाते हैं, यानी कि केवल एक आंसर आपका सही है। विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं, तो हमारा एक केवल सही है। और आगे चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, अति निकट में हिग्स बोसॉन कण के अस्तित्व को संसूचित करने के लिए संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे हैं। इस कण की खोज का क्या महत्व है, यानी कि जो हिग्स बोसॉन है उसके लिए कई बार प्रयोग किए जा रहे हैं। तो इस कण का क्या महत्व है, इससे पूछा गया। यह हमें समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संग्रहित क्या होता है या होती है, बल्कि संहिता की होती है। तो यानी कि सही है, बिल्कुल हो सकता है। ये निकट भविष्य में हमें 2 बिंदुओं के बीच भौतिक अंतराल को पार किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पदार्थ का स्थानांतरण करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद करेगा। तो आप लोग जानते होंगे हिग्स बोसॉन में ऐसी कोई प्रौद्योगिकी की बात नहीं हुई है, तो दूसरा हमारा गलत हो जाता है। और यह हमें नाभिकीय विखंडन के लिए बेहतर ईंधन प्राप्त करेगा। तो आप लोगों को पता होगा हिग्स बोसॉन है वो नाभिकीय विखंडन के लिए ईंधन नहीं उत्पादन कर रहा है। एक तरीके से वो रिसर्च है जो कि वास्तव में पदार्थ के अंदर क्या होता है इसके बारे में जानना होता है। तो यानी कि आपका तीसरा गलत हो जाता है। फिर से आप इसी तरीके से अगर आप पकड़ेंगे तीनों में है, तो यानी कि आपका एक केवल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कवक मूलीय यानी कि माइकोराइजल जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वासन में उपयोग में लाया गया है, क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधों में क्या होता है, पौधों में क्या हो सकता है, यानी कि कवक के द्वारा पौधों में क्या क्या हो सकता है, ये पूछा गया। सूखे का प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ सकती है, हाँ आ सकती है। पीएच की अति सीमाओं को सह करने की क्षमता आ सकती है, ये भी हो सकता है। रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ सकती है, यानी कि जीवाणु या फिर जो कवक होते हैं उनके द्वारा जो पौधे होते हैं इनमें इस प्रकार की जो एक तरीके से प्रतिरोधकता आ सकती है। तो हमारा 1 2 3 के तीनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें पूछा गया सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित में कौन सा कथन पर विचार करना है, और क्या पूछा गया है, कौन सा सही है। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण के द्वारा विद्युत जनन करती है, यानी कि जो प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया होती है वो क्या विद्युत का जनन डायरेक्ट करती है। जबकि सौर तापीय प्रक्रिया प्रौद्योगिकी जो सूर्य की किरणों का उपयोग करके ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका उपयोग आगे जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। तो सीधी सी बात आप समझ सकते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोगों ने फोटोवोल्टाइक जो सेल होती हैं वो सीधे प्रकाश को एक तरीके से करंट में चेंज करती हैं। वहीं जो आपकी तापीय वाली होती हैं वो क्या करती हैं, धूप को इकट्ठा करके यानी कि तापमान बढ़ाती हैं, उसके बाद में उसका उपयोग जो है विद्युत के उत्पादन में या फिर जो भी एनर्जी उसका उत्पादन में होता है। तो इस प्रकार से हमारा एक तो सही हो जाता है। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एसी, तो आप लोग जानते हैं कि एसी नहीं होता, ये क्या हमारा होता है डीसी होता है इधर, तो आपका डीसी होगा। और जो हमारा जबकि तापीय प्रक्रिया क्या हमारा एसी करती है, तो यानी कि इसका उल्टा बोल दिया गया है। तो दूसरा हमारा जब काटेंगे और हमारा पहला सही है, इसका मतलब हमारे पास आंसर आ चुका है। भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है, किंतु प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए नहीं। तो आप तीसरा वाला भी काट सकते हैं। तो हम आंसर तक तो पहुंच चुके हैं। और अभी मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जहाँ पर भी कोई दो चीज़ों की तुलना हो रही हो तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी क्या करती है वहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक करने की या फिर थोड़ी से घुमाने का प्रयास करती है। तो देखेंगे दोनों में एक तरीके से तुलना वाला जो विकल्प बना रही है, तो वहाँ पे गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, अग्नि 4 जो है प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। यह धरातल से धरातल तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र है। तो अग्नि आप जानते होंगे धरातल से धरातल है। हमारा एक पृथ्वी नाम एक होता है, तो जो हमने क्या बोला अभी, जो अग्नि हमारा है
अग्नि जो प्रक्षेपास्त्र यानी कि जो हमारी मिसाइल है एक तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल है और जो क्या करती है धरातल से धरातल पे मार करती है। इसमें केवल द्रव नोदन ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। तो इसमें आप लोग जानते होंगे द्रव केवल द्रव नहीं होता, इसमें सॉलिड ही होता है। यह 1 टन नाभिकीय वारहेड को 75-100 किलोमीटर की दूरी तक फेंक सकते हो। तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। इसके लिए तो हमारा अग्नि 5 का यूज़ होना पड़ेगा। तो यानी कि ए हमारा केवल एक इसमें सही है। यहाँ पे देख रहे होंगे वही यूपीएससी ने सेम वही तरीके से बनाया है क्वेश्चन को। आप केवल इतना ही पकड़ लेते कि इसकी मतलब कि रेंज क्या है तो आराम से आप इसका आंसर दे देते तुरंत ही। अगला है उपरोक्त में से भारत में उन्मूलन हो चुका है, यानी कि भारत में उपरोक्त में से कौन सी जो है बीमारी का उन्मूलन हो चुका है। क्या डिप्टीरिया का हो गया, छोटी माता, चेचक। तो इनमें से किसका हुआ, आप लोग जानते हो कि चेचक जो है ये खत्म हो चुका है, परंतु अभी ये 2 चीज़ें अभी बाकी हैं। तो इनमें से किसका हो चुका है, तो यानी कि किसका हुआ है, हमारे 3 बाल का हुआ, इनका नहीं हुआ। तो चेचक का जो है भारत में उन्मूलन हो चुका है। अगला बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है। स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर के प्राप्य ऊर्जा बनती है। तो स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या हमारी प्राप्य ऊर्जा बनती है क्या, उसका नहीं, प्राप्य ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो आप लोग जानते हैं प्राप्य ऊर्जा यानी कि जो ऊर्जा प्राप्त होती है पौधों को प्रकाश संश्लेषण से, उसको स्थितिज ऊर्जा में चेंज करती है और संचित हो जाती है। तो संचित हमारी हो जाती है। तो राइट आंसर में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भोजन ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करता है। तो हमारा ये भी कुछ नहीं है, इधर भी हमारा गलत होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है किसी व्यक्ति के जीवमति यानी कि जो हम जीवमिति का मतलब जेनेटिक्स की बात हो रही है शायद। तो जीवमिति यानी हेतु उंगली छाप क्रम वीक्षण के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग लाया जा सकता है। तो देख रहे हैं हिंदी काफ़ी टफ है, तो इसके लिए आपको इंग्लिश के जो वर्ड है उसको देख लेना चाहिए। तो इसमें पूछा गया है जो आपका जो जेनेटिक्स होता है उसकी पहचान के लिए किसका यूज़ किया जा सकता है, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात हो रही है। परितारक क्रम वीक्षक यानी कि जो आपका पुतली होती है उसका यूज़ बोल रहा है। दृष्टिपटल क्रम वीक्षण वाक्य अभिविन्यास यानी कि जो आपकी आवाज़ होती है उसका भी, वॉइस का भी आपका एक तरीके से रिकॉग्नाइजेशन हो सकता है। तो इसमें आपके क्या 1 2 3 3 के तीनों हो जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग क्या इंग्लिश वाला जो पोर्शन है उसको भी एक बार देख लिया करिएगा। जब रियल लाइफ एग्जाम में आपको थोड़ा सा क्या पढ़ने में प्रॉब्लम हो तब की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो क्या मैंने सारा का सारा पीडीएफ पूरा हिंदी में बनाया है, तो इसलिए इंग्लिश वाला सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों के कायकीय प्रवर्धन के संबंध में सही है। तो पौधे का कायकीय प्रवर्धन कैसे हो सकता है। कायकीय प्रवर्धन क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न कर सकता है, यानी कि जो कायकीय प्रवर्धन होता है वो क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न कर सकता है। पौधों में आप लोग जानते होंगे हर एक सेल क्या होती है, स्टेम सेल होती है। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। कायकीय प्रवर्धन विषाणुओं को निष्प्रभावन करने में सहायक हो सकता है। तो विषाणुओं को निष्प्रभावन करने में सहायक होगा या नहीं होगा इसके बारे में हम नहीं कह सकते। कायकीय प्रवर्धन वर्षा के अधिकतर भाग में चल सकता है। तो ये हमारा 1 और 3 हमारा सही होगा। उसके बाद में क्या बोला है किसी व्यक्ति का जवमाता पहचान। तो वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, आप लोग जानते होंगे 1 2 3 तीनों होंगे इसमें। अगला क्वेश्चन आता हमारा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है। अंतरिक्ष यान प्रयोजन। तो केशनी हमारा हम जानते होंगे शनि के लिए था, तो हमारा क्या है भाई एक तरीके से कौन से सुमेलित पूछा गया है। तो केशनी हमारा क्या था, शनि के लिए था। तो यानी कि एक वाला किसी में नहीं मिल रहा तो यहाँ पे छोड़ दीजिए इसको। मैसेंजर हमारा क्या है, मैसेंजर हमारा बुद्धि के लिए था, बिल्कुल सही है। वाइजर 1 2 3 हमारा बाह्य स्वर के पर्यवेक्षण के लिए था, ये भी हमारा सही है। यानी कि एक गलत है, 2 और 3 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का या के उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है। कैल्शियम क्लोराइड का क्रिस्टलन। तो हमारा क्या रासायनिक परिवर्तन है। तो क्रिस्टलन कहीं ना कहीं क्या होता है हमारा जैविक होता है, तो रासायनिक तो नहीं होगा, यानी कि हमारे पास आंसर आ चुका है अभी। बर्फ का गलना तो ये भी हमारा क्या है जैविक होता है। दुग्ध का स्कंदन, तो आप लोग जानते हैं दुग्ध जो होता है वो फट जाता है, तो हमारा केमिकल प्रोसेस होती है। अगला आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मक्का का मांड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो मक्का बिल्कुल मांड के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। मक्का का निष्कर्षण से तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है, बिल्कुल सही है। मक्का का प्रयोग अल्कोहल के लिए भी हो सकता है, तो यानी कि 1 2 3 सही हो जाएगा। कौन सा ट्रांसजेनिक फसलों के को बनाने में प्रयोग होगा। कौन सी तकनीक जो है ट्रांसजेनिक फसल को बनाने में प्रयुक्त होती है।
फल वाले पादपों में मुकुलन और रोपण। क्या फल जो वाले पादप हैं उसमें मुकुलन और रोपण होता है क्या? कोशिका द्रव्य नर बाध्यता, जीव नर वता। तो यानी कि इसका 2 और 3 सही है, इसका फर्स्ट वाला गलत है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, थोड़ा सा इसका डिटेल में वैसे एनालिसिस करना चाहिए, तो अगली बार में हम लोग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता हमारा, जो हमारा विटामिन से रिलेटेड है। कौन सा युग्म सही समय लेता है? विटामिन सी आप लोग जानते होंगे स्कर्वी है। विटामिन डी रिकेट्स होता है। विटामिन ई से हमारा क्या होता है? अंधापन नहीं होता बल्कि बांझपन होता है। तो हमारा एक यानी कि 1 और 2 सही हो जाएगा। और अंधापन किससे होता है? हमारा विटामिन ए से होता है। तो ये चीज़ में आपको याद होनी चाहिए। तो 1 और 2 हमारा क्या है? सही हो जाएगा और तीसरा वाला गलत है। विभिन्न पादपों के निर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाला कुछ रासायनिक तत्वों में नैनो कण के बारे में बताना है। और इसके ऊपर की 2 से 3 बार इस पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो इसको आप लोग सही से देखिएगा। नैनो कण के बारे में, ये पर्यावरण में संचित हो सकते हैं और जल तथा मृदा को संदूषित कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। नैनो कण क्या होता है? मृदा और जल या फिर हवा को संदूषित कर सकते हैं। ये खाद्य श्रृंखला में प्रविष्ट हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ये मुक्त मूलकों के उत्पादन को प्रमुचित कर सकते हैं, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। यूपीएससी ने सीधे सीधे यहीं से पूछ लिया था, 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब कि 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है ऑलरेडी। तो इसको आपको थोड़ा सा सही से ध्यान से पढ़ना है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी का फिर से क्वेश्चन आ गया। उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही विकल्प उत्तर देना है। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य युक्त औषधि प्रदान करना, यानी कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी संभव है, तो बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि नैनो कैप्सूल होंगे या फिर नैनो रोबोट होंगे जो कैप्सूल के अंदर भरे होंगे, और टारगेटेड मतलब कि एक आपका जो अंग होगा उसका जो बीमारी वाला एक तरीके से इफेक्टिव होगा उसके ऊपर ही सीधे सीधे डायरेक्टली क्या करेंगे? प्रभाव करेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार यानी कि जीन थेरेपी में एक बड़ा योगदान दे सकती है, तो हाँ बिल्कुल संभावना तो होती है हमेशा। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? हमारा 1 और 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए। आगे आप लोग क्या कीजिएगा? वीडियो को लाइक कर लिया करिए, क्योंकि आपके वीडियो को लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को यूट्यूब क्या करता है? अन्य एस्पिरेंट के पास भी एक तरीके से भेजता है। तो इसलिए आप लोग क्या थोड़ा सा अगर सपोर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना क्या फिर इसी प्रकार से क्या थोड़ा सा यानी कि आपकी जो सीरीज है वो सही से चल सके, इसलिए आप लोगों को क्या सपोर्ट करते रहना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में। आके आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।